डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं लघु युग्मक जनन। तो चलिए आज हम डिटेल में माइक्रोगेमिटोजेनेसिस यानी लघु युग्मक जनन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले समझिए क्या कि ये है आपका कोई परागकण, और ये परागकण अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर नहीं हुआ है इसका मतलब आप ये समझिए कि ये जो परागकण है अभी पराग कोश से जस्ट निकला ही है। जैसा कि आपको पता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, पराग कोश में होता है। ठीक है, तो पराग कोश से जब परागकण जैसे ही निकलता है तो उसमें केवल एक ही केंद्रक होता है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक ही केंद्रक है। और इस केंद्रक जब एक केंद्रक होगा तो ये पूरा का पूरा जो कोशिका होगी ये सिंगल। लेकिन इसमें जो डबल लेयर होता है, यानी बाह्य कोशिका आपको मिलेगा, बाह्यचोल मिलेगा, और दूसरा कौन सा मिलेगा, अंतःचोल आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही पराग कोश से कोई परागकण निकलता है तो वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये जो परागकण है अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। और परागन से पूर्व यानी अभी ये वर्तिकाग्र पे जाकर के लैंड नहीं किया है। वर्तिकाग्र हम इसको बोलते हैं, जो कि स्त्री केसर का एक क्या होता है, ये पार्ट होता है। इस पे अभी जाकर के ये जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन यानी परागकण, इसके ऊपर अभी जा करके जो इसको बनाना होगा एक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो अभी नहीं बनाया है, यानी अभी परागन नहीं हुआ है। तो परागन से पहले परागकण में सूत्री विभाजन होता है। और जैसा कि आपको पता है कि सूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जितने क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम्स की संख्या क्या रहता है, मेंटेन रह जाता है इसके डॉटर सेल्स में। यानी क्रोमोसोम्स यदि यहाँ डिप्लॉयड है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड ही होगा, यानी क्रोमोसोम्स जोड़े के रूप में होंगे। तो परागकण जैसे ही पराग कोश से निकलता है तो उसमें सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो आप देखिए इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, साइज वही है। ये एक बड़ा सा, ये है आपका कौन सा, ये है बाह्यचोल और ये है अंतःचोल। बाह्यचोल को हम बोलते हैं एक्साइन और अंतःचोल को बोलते हैं हम क्या, इंटाइन भी कहते हैं। बाह्यचोल और अंतःचोल के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। तो आप देखिए ये पहले एक सिंगल कोशिका थी, ये बाद में इसमें डिवीजन हुआ तो 2 अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन कहने का मतलब कि दोनों इक्वल सेल्स में नहीं बटा, जबकि जनरली इक्वल साइज के सेल्स में बटता है सूत्री विभाजन में। लेकिन परागकण के केस में क्या होता है कि एक बन जाता है बड़ी कोशिका और एक बन जाती है छोटी कोशिका। ये देखिए ये है आपकी कौन सी, छोटी कोशिका। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बड़ी कोशिका का भी अपना केंद्रक होगा और छोटी कोशिका का भी अपना केंद्रक होगा। तो बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं कायिक कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले कोशिका का नाम होता है क्या, जनन कोशिका और जनरेटिव सेल्स। और ये कई बार पूछा जा चुका है कि बड़ी कोशिका का नाम बताइए और छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक ये जो आप कायिक कोशिका आप जो देख रहे हैं, ये कायिक कोशिका, ये पूरा ये टोटल इतना जो बड़ा होगा ये कायिक कोशिका होगा। और जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये इसमें, वो है आपका कौन, जनन कोशिका है, जो कि अटैच्ड है किससे, कायिक कोशिका के सेल वॉल से। और ये एक्चुअली ये जो अटैच्ड होता है वो होता है कैलोज के जरिए। बाद में कैलोज क्या कर जाता है, घुल जाता है, और घुल करके ये जो जनन कोशिका है ये फ्री हो जाता है, किस में चला जाता है, कायिक कोशिका में फ्रीली ये मूव करना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ जनन कोशिका में भी एक परिवर्तन होगा। तो जनन कोशिका में क्या परिवर्तन होगा, जनन कोशिका में आप देखिए कि जनन कोशिका का विभाजन एवं 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। कैसे, ये जो जनन कोशिका है बाद में चल करके
ये दो छोटी छोटी और कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विभक्त कर जाता है, टूट जाता है। और ये जो बड़ा वाला आप जो कोशिका देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जो बड़ी वाली कोशिका है, ये है आपका कायिक कोशिका। ये है कौन सा, ये है आपका कौन सा, कायिक कोशिका। और इसके कायिक कोशिका का ये जो न्यूक्लियस है, इसको कायिक कोशिका केंद्रक कहेंगे। कायिक कोशिका का दूसरा नाम है कौन सा, वेजिटेटिव सेल। और इस कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसको नाम देते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एग्जाइन है, बाह्यचोल, और इंटाइन अंतःचोल यानी बाल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए, जो यहाँ जनन जो कोशिका है, यही जनन कोशिका डिवाइड कर करके दो नर युग्मक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नर युग्मक के बनाने वाले कोशिका का नाम बताइए। तो आपको बताना है कौन सा, जनन कोशिका। जनन कोशिका से दो नर कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो परागकण है, जिस इसमें टोटल कितना सेल हो गया, 3 सेल्स हो गए। कैसे 3 सेल्स, 3 कोशिका इसमें कैसे हो गया। एक जो बड़ा सा ये जो देख रहे हैं, ये बड़ा कायिक कोशिका है, और ये दोनों जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं, ये जनन कोशिका के डिवाइड होने से ही दो अलग अलग सेल्स बने हैं, कोशिकाएं बनी हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा जो बड़ा सा परागकण है, उसमें तीन कोशिकाएं हैं। बड़े वाले को वेजिटेटिव कोशिका या कायिक कोशिका, और छोटे वाले को जो दो नए नए कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जो ऑलरेडी कायिक कोशिका के ही जीव द्रव में तैरते रह रहे हैं, यानी जो नर युग्मक बना है। तो टोटल नर युग्मक मिला करके 2 कोशिका और आपका एक कायिक कोशिका, टोटल कोशिकाओं की संख्या हो गई कितना, 3। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो परागकण था, परागन से पहले इमैच्योर था, और फाइनली आपने क्या देखा कि मैच्योरिटी के तरफ ये धीरे धीरे क्या किया, प्रोसीड, ग्रोथ किया। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये कहलाएगा आपको माइक्रो गेमीटो, यानी गेमिट का बनना, गेमीटोजेनेसिस, माइक्रो गेमीटोजेनेसिस। अब चलिए इसके हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि माइक्रो गेमीटोजेनेसिस कहते किसको हैं यानी लघु युग्मक जनन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो परागन से पूर्व नर युग्मकोद्भिद यानी नर युग्मक बनने तक के सभी क्रियाओं को, यानी आपने फर्स्ट क्रिया, सेकंड क्रिया, थर्ड क्रिया, जो तीनों आपने क्रियाएं देखें, तो सभी क्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन यानी माइक्रोगेमेटोजेनेसिस हम इसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में चित्र के जरिए मैंने आप लोगों को समझाया। और जब भी आप पढ़िए, पेपर पेन ले करके बैठें, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपने इन सब चीज़ों में चेंजेस देखा, उन सबों को एक छोटा सा नोट्स के जरिए आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, परागन से के केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन हुआ था, इस विभाजन के फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीव द्रव में क्या तैरती रहती है। यह तर्कु कई बार पूछा जा चुका है कि जनन कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो यह तर्कु आकृति की घने जीव द्रव और एक केंद्रक वाला होता है। तो ये तर्कु की आकृति वाला होता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। अभी तक आपने क्या सीखा, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस यानी लघु युग्मक जनन। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके तो बिहार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं हिंदी माध्यम वाले, उन सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्या, हमारे पास जो टॉपिक है ये है परागकण जनित एलर्जी। परागकण जनित एलर्जी।
डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आप फ्लावर्स को लें तो कृपया कर करके आप उसको जल्दी से नाक में ना लगा लें, क्योंकि उसके पराग कण से एलर्जी हो सकता है। यानी फूलों के पराग कण से एलर्जी काफ़ी होता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता है। दम्मा का रोग हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी लॉन्ग लाइफ होता है, यानी लंबे टाइम तक इसका आप ट्रीटमेंट करवाते रहिए, जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। तो परागकण जनित एलर्जी के बारे में, यानी एलर्जी कॉज्ड बाय द पॉलन ग्रेन। अब कौन कौन से प्लांट्स के पॉलन ग्रेन हैं, यानी फूल है, फूल का जो पॉलन ग्रेन पराग कोश से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, कौन कौन से प्लांट्स के पॉलन ग्रेन यानी परागकण एलर्जी को कॉज करता है, इसके लिस्ट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे ज़्यादा तो आपको जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको दूब घास से आपको रूबरू होना पड़ता होगा। तो हाँ बैठिए, लेकिन आप उसमें नाक न रगड़ लीजिए, ठीक है। तो उसके परागकण से भी आपको क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। दूब घास का जो बोटेनिकल नेम है साइनोडोन डैक्टिलोन, साइनोडोन डैक्टिलोन। सेकंड है आपके पास कौन सा, डाइकैंथियम एनुलेटम। डाइकैंथियम एनुलेटम का बोटेनिकल नेम सेम है, डाइकैंथियम एनुलेटम। ये दोनों घास है। ये दोनों कैसी प्रजाति की है, घास। पहला तो आप देख ही हैं, सेकंड डाइकैंथियम एनुलेटम है। थर्ड देखिए कौन सा है, थर्ड भी आपका घास ही है, रैगवीड, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रोसिया, ये भी घास है। और पार्थेनियम को पार्थेनियम भी कहते हैं, और कैरेट ग्रास भी कहते हैं, और कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। पार्थेनियम ग्रास हम लोगों के यहाँ अमेरिका वालों ने भेज दिया था। कैसे, जब यहाँ काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था, उस समय क्या हुआ कि अनाजों की भारी कमी हो गई। अनाजों की भारी कमी होने की वजह से अमेरिका वालों ने हम लोगों को गेहूं के अनाज भेजे, वो भी बड़े बड़े दाने वाले, ऐसे दाने वाले कि जिसको वहाँ के घोड़ों को खिलाया जाता था, इंसानों को नहीं। उन लोगों ने क्या किया कि उस गेहूं के साथ बड़े पैमाने पे पार्थेनियम के सीड्स को मिला करके हमारे यहाँ भेजा। हम लोग उस समय उतना भूख के चंगुल में फंसे हुए थे, उससे निकलने के लिए जल्दी से उसको क्या करके फटक करके यानी अलग अलग करके उसको हमने गेहूं को छांटा, और पार्थेनियम की जो सीड थे किसी ने पहचाना नहीं था, उसको लोगों ने खेतों में फेंक दिया। अब क्या हुआ कि जब बारिश हुई तो दूसरे जो फसल होने थे, यूजफुल फसल जो होने वाले थे, उससे ज़्यादा पार्थेनियम ग्रास पूरे खेतों में फैल गया। और ये ऐसा ग्रास था कि इसके जड़ें काफ़ी लंबी होती है और नीचे ज़मीन तक चला जाता था। आप इसको काटिए फिर से उग जाए, काटिए फिर से उग जाने वाला ये ग्रास था। एकदम इससे इरेडिकेट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन खैर हमारे भारतीय किसानों ने क्या किया कि इससे निजात अब कुछ हद तक के पा लिया है। बहुत सारे खेतों से पार्थेनियम को उन लोगों ने क्या कर लिया, हटा दिया। खेतों में पराली जला करके सीड को जलाया, बहुत सारे मेथड्स को अपनाया। तो पार्थेनियम और इसका अमेरिका वालों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पार्थेनियम ग्रास जब पूरे तेज़ी से इन लोगों के खेतों में, भारतीयों के खेतों में जब फैल जाएगा, पैदावार कम होगी, फिर हमसे मांगेगा, और जब हम उससे फिर से मांगेंगे तो वो जो चाहेगा उसकी मर्ज़ी से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये सोच करके उन लोगों ने हम लोगों के कंट्री में जो गेहूं भेजा था उसमें पार्थेनियम ग्रास को या कैरेट ग्रास को मिला करके भेज दिया था। और ये कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी, इसलिए लोग राजनीति के बस में इसको क्या कह देते हैं, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ऐसा कुछ जिसकी सरकार होती तो उसी तरीके का उसका नाम पड़ जाता, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है, पार्थेनियम। इससे भी बहुत एलर्जी, बहुत लोगों को दमा हुआ। अब आ जाइए देवदार यानी हुमाद, जिसका हम लोग हवन करते हैं, उसके भी जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। इसका नाम है सेट्रस देवदारा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में होगा तो आप पकड़ लीजिएगा, सेट्रस देवदारा। और एक यूकेलिप्टस का जो प्लांट है ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, क्योंकि इसके जड़ें बहुत नीचे ग्रेविटेशनल वाटर तक चला जाता है।
और ये हर दिन कम से कम 1000 लीटर पानी को ये क्या कर देता है, यूज कर लेता है और इवेपोरेट भी तेज़ी से करता है। इसलिए यूकेलिप्टस के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट नहीं लगाना चाहिए, इसके जगह पे कोई दूसरा प्लांट आप लगाइए, क्योंकि ये वाटर का लॉस बहुत ही भरपूर मात्रा में करता है। तो आपने क्या क्या देखा आपने अभी देखा कि धूप घास, डाइकैंथियम एनुलेटम, रैगबिट जिसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया, पार्थेनियम, देवदार, सेडेरस देवदारा, यूकेलिप्टस, ये सब क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, जो कि नॉन एलर्जी वाले। और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है उन लोगों की हम चर्चा किए हैं, वो ऐसे प्लांटों की चर्चा की है। परागकण सॉरी परागकण नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग की म्यूकस को एक चिपचिपा मटेरियल होता है, जो कि फॉरेन मटेरियल्स को क्या कर देता है, हमारे लंग्स में जाने, फेफड़ों में जाने से रोक देता है। तो परागकण नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं। ये दम्मा यानी अस्थमा, श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस उत्पन्न करते हैं और लोग लगातार खांसता रहता है और लंग्स को ये हानि पहुंचाता है। यानी ये काफ़ी खतरनाक डिजीज है। जल्दी इसका ट्रीटमेंट क्योंकि पकड़ा ही नहीं पाता है कि किससे एलर्जी हुआ है, तो मेडिसिन एक प्रॉपर ही देना पड़ता है। इस वजह से लोगों को इन्हेलर लेना पड़ता है और लेकर के चलना भी पड़ता है। लेकिन परागकण इतना दुष्ट भी नहीं है। कुछ ऐसे भी परागकण हैं जो कि हमारे फूड सप्लीमेंट का क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या आता है, काम में आता है। तो परागकण आहार, पॉलन प्रोडक्ट्स एज ए फूड। तो परागकणों में प्रोटीन, मिनरल्स तथा विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, स्पेशली विटामिन बी। आप जो मध खाते हैं वो भी आपका परागकण का ही प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पराग जीवन क्षमता, परागकण का बाज़ार में टैबलेट भी आता है, आप खरीद करके खा सकते हैं, जो कि आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। परागकणों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह नर युग्मकों को भ्रूण कोष तक पहुंचाती है, पराग जीवन क्षमता कहलाती है। यानी ऐसा नहीं है कि पराग कोष से परागकण निकला उसका डेथ हो जाए, क्योंकि परागकण को तो कीट के द्वारा, विंड्स के, हवा के द्वारा, सांप के द्वारा, जल के द्वारा कहाँ वर्तिकाग्र तक के भेजना होता है, पहुंचाना होता है, तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो उतने समय तक के वो परागकण क्या रहता है, लिविंग रहता है, जीवित रहता है। तो उसकी जीवित रहने की क्षमता, पराग कोष से निकला और निकलने के बाद वर्तिकाग्र तक के जाने तक की, उसको पॉलन ट्यूब में बदलने की तक के समय की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, पराग जीवन क्षमता कहते हैं। तो परागकणों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह नर युग्मकों को कहाँ तक, भ्रूण कोष तक पहुंचाती है, पराग जीवन क्षमता कहलाती है। भ्रूण कोष एम्ब्रियोसेट, जो कि अंडाशय के अंदर होता है। वर्तिकाग्र के बाद भी पॉलन ट्यूब बनाना पड़ेगा, और पॉलन ट्यूब के बाद हम बात करेंगे आगे निषेचन में, और वहाँ फिर से हम इस बात को डायग्राम के जरिए दोहरा देंगे। तो देखिए गेहूँ, देखिए कि कुछ हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट आप याद रखिएगा। जैसे देखिए आप यहाँ गेहूँ, बाजरा 30 मिनट तक के इसका वैलिडिटी। गेहूं का प्लांट होगा तो एक दूसरे तो सटा हुआ होता है, तो जल्दी से परागकण को एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है। तो 30 मिनट ही है इसका पराग जीवन क्षमता। सूरजमुखी का कितना है, 3 घंटा है। सोलेनेसी फैमिली का, रूटेसी फैमिली का और ब्रेसिकेसी में जितने भी प्लांट्स आते हैं सबका 1 से 3 महीना है। और परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और द्रव नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री होता है और उस पे इसका भंडारण किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्त्री केसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और यदि मुझसे पार्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे 9155 है एंड 440 पे कॉल कर मुझे सूचना दे सकते हैं। और औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह, और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप दोनों माध्यमों से हमसे पढ़ सकते हैं। नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं बहुत ही फिट अपने आप को समझता हूं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की संख्या काफ़ी हद तक है, लेकिन ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।